Good evening, everybody. My name is अंशिका मित्तल, your educator for UGC नेट एग्जाम। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छे PYQs, टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQs, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है जून 2026 के एग्ज़ाम में। तो चलिए अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। Which of the following assessment types would require to carry out an activity or produce a product in order to demonstrate learning? Options दिए हुए चार: formative assessment, portfolio assessment, summative assessment and performance assessment. You have 30 seconds, जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। मैं अभी आई 1 मिनट में। आई होप आप सभी ने सोच लिया होगा व्हाट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो चलिए असेसमेंट का मतलब क्या होता है। असेसमेंट मींस जजिंग स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू एग्जाम, टेस्ट और असाइनमेंट। ये जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट है इनके ऊपर हमने डिटेल्ड वे में एक क्लास ली हुई है मैंने। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखी है तो उससे पहले देखिए। 1 सेकेंड। ओके अगर आप सभी ने असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट अभी नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वाला सेशन देखिए। और देखिए असेसमेंट का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स की लर्निंग को जज करना कि स्टूडेंट्स किस तरह से लर्न कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम, टेस्ट, असाइनमेंट्स और एनीथिंग। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है वो असेसमेंट जो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस की जाती है, लाइक एग्जाम वगैरह होते हैं जो सेशन के बीच में लिए जाते हैं ना, एग्जाम्स वगैरह स्टूडेंट्स के, तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ असेसमेंट वुड कैरी आउट टू प्रोड्यूस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डेमोन्स्ट्रेट लर्निंग। लर्निंग को शो करते हैं जिसमें परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, लेकिन ये तो ड्यूरिंग लर्निंग होती है, तो ड्यूरिंग लर्निंग वाली तो कोई बात नहीं कही, तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो असेसमेंट में क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क लाइक लर्निंग प्रोग्रेस। स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया उनकी परफॉर्मेंस की कलेक्शन होती है, लेकिन कलेक्शन वाली भी कोई बात नहीं कही है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द सेशन और फाइनल एग्जाम्स कह सकते हैं आप। फाइनल एग्जाम से पता लगता है ना स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बारे में, तो समेटिव असेसमेंट भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और बचा परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि लर्नर्स की मतलब उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म मोर एंड डेमोन्स्ट्रेट स्किल, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्किल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे, वो कैसे शो कर रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज परफॉर्मेंस असेसमेंट। ऑल राइट, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लाइट ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं मैं यूं ही नहीं, मतलब कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि यूं ही कुछ भी लेकर लेकर आ जाते हैं कुछ टीचर, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एग्जाम में। जो मैंने भी अपना एग्जाम दिया था जून 2025 में, तो उसके अंदर भी वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी से 3 क्वेश्चंस बने थे, सिर्फ ब्लूम्स टेक्सोनोमी से ही। तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। कोग्निटिव ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ऊपर भी मैंने सेशन लिया हुआ है, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको देख सकते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन द लाइट ऑफ कोग्निटिव डोमेन अरेंज द फॉलोइंग क्लासरूम क्वेश्चंस इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको। ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो क्या होगा इसका आंसर? यू यू हैव 30 सेकेंड्स। आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए ये स्टेप्स हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी के, जो कोग्निटिव डोमेन है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी में 3 डोमेन है, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। जो कोग्निटिव डोमेन होती है वो माइंड से रिलेटेड, कि माइंड कैसे परफॉर्म करता है उसके स्टेप्स बताए गए हैं। अफेक्टिव डोमेन फीलिंग्स से रिलेटेड है एंड साइकोमोटर डोमेन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमें कोग्निटिव डोमेन के बारे में पूछा था। कोग्निटिव डोमेन के स्टेप्स हैं नॉलेज। सबसे पहले जो बच्चा होता है किसी भी मतलब वो एक्सटर्नल स्टिमुली के थ्रू या किसी भी तरह से नॉलेज को अपने माइंड में लेता है बच्चा। नॉलेज को लेने के बाद वो कॉम्प्रीहेंड करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, समझता है बच्चा। तो सेकंड स्टेप इज कॉम्प्रीहेंशन। अब बच्चे के माइंड में नॉलेज चली गई, उसने अंडरस्टैंड कर ली, तो उसके बाद बच्चा नॉलेज को अप्लाई करता है। अप्लाई किस फॉर्म में करता है? लाइक उसने टीचर ने कुछ कंसेप्ट समझाया बच्चे को, समझाने के बाद वो एग्जाम्स में अप्लाई करेगा उसको। उसके जो एग्जाम्स या टेस्ट होते हैं उसमें अप्लाई किया, उसके बाद वो एनालाइज करेगा कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया। उसके बाद एनालिसिस आता है, फिर देन सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस मतलब पार्ट्स में डिवाइड करके किसी भी चीज को जो समझा उसको फिर सिंथेसिस जोड़ देते हैं ब्रोकन पार्ट्स को, एंड देन इवेल्युएशन, फिर जजमेंट पास करते हैं कि पास या फेल होगा बच्चा। ये सीक्वेंस रहती है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस में थे अंडरस्टैंडिंग, इवेल्युएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग एंड रिमेम्बरिंग। इन्हें हमने करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो देखो रिमेम्बरिंग, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन भी हो इन केस एग्जाम में, रिमेम्बरिंग वर्ड को देख के एकदम डरना नहीं है। रिमेम्बरिंग वर्ड को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। सेकंड स्टेप में क्या कहा था? कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो ए पॉइंट कहाँ पे होगा? सेकंड नंबर पे। तो ऑप्शंस में देखो कि ए पॉइंट सेकंड नंबर पे कहाँ पे है। यहाँ पे ए फोर्थ नंबर पे, इसको छोड़ दो। यहाँ पे ए थर्ड नंबर पे, इसको भी छोड़ दो। यहाँ पे ए सेकंड नंबर पे, इसको भी छोड़ दो। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप लोग इलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं इस तरह से। तो जो ए ऑप्शन होगा वो सेकंड नंबर पे। उसके बाद देखो अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या आता है? अप्लाइंग। अप्लाई करना होता है नॉलेज को, तो डी वाला थर्ड नंबर पे है इसमें। ऑलराइट। उसके बाद अप्लाई के बाद एनालाइज करना होता है, एनालाइजिंग सी फोर्थ नंबर पे होगा। एंड देन लास्ट वन इज इवेल्युएटिंग, बी ऑप्शन लास्ट में। और फर्स्ट में बच गया रिमेम्बरिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट? टाइप्स ऑफ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे इससे रिसेंटली दिसंबर 2025 में ही बना हुआ है, इससे टाइप्स ऑफ असेसमेंट से ये वाला क्वेश्चन। ऑप्शंस में क्या दिया है? कौन से टेस्ट, एग्जामिनेशन, रूब्रिक्स, वर्कशीट, क्विजेज, इनमें से कौन से असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बताना है आपको।
तो चलिए देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा इसका। वही मैंने बताया, मैंने सभी चीज की एक्सप्लेनेशन दी हुई है साथ साथ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, देन आई विल सॉल्व योर क्वेरी। देखिए असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं। असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स की लर्निंग को जज करना। तो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, वो टूल्स मेथड्स जिनसे हम किसी भी पर्सन की, किसी भी स्टूडेंट्स की नॉलेज या परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि कैसा स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी नॉलेज है। तो जो टेस्ट होता है, टेस्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को जज कर सकते हैं। टेस्ट लेके कि स्टूडेंट्स के इतने अच्छे मार्क्स आए, इतने गंदे मार्क्स आए टेस्ट में, तो वो उनको इतनी नॉलेज है या नहीं है, तो दैट टेस्ट होगा ये असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड इज एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इज आल्सो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। थर्ड है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स का मतलब होता है कोई भी एग्जाम या कोई बुक किस स्टाइल में प्रिंटेड है। एग्जाम और एनी बुक प्रिंटेड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, किस पर्टिकुलर स्टाइल में कोई भी चीज प्रिंटेड है, तो रूब्रिक्स असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। किसी भी चीज के प्रिंट होने से हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को थोड़ी जज कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ है वर्कशीट्स। वर्कशीट इज ऑल्सो असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट। हम स्टूडेंट्स को वर्कशीट्स वगैरह देते हैं ताकि उनकी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को जज कर पाए, और क्विजेज आर ऑल्सो हेल्पफुल in judging students performance. So correct answer is A, B, D and E. Here it is, A, B, D, E is the correct option. Next is individual and group accountability is one of the element of, जो individual and group accountability होता है वो किसका एलिमेंट है, इंडक्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, डिडक्टिव लर्निंग या एक्टिव लर्निंग। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज कोऑपरेटिव लर्निंग। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर भी ये जो सभी टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सेशन लिए हुए हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझना है इन टॉपिक्स को, तो आप लोग फटाफट से इन सेशंस को देख सकते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए और पीवाईक्यूज आप सोल्व कर पाओ अच्छे से। तो देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग वो टीचिंग लर्निंग अप्रोच है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में मिलकर काम करते हैं, इन विच स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव कॉमन लर्निंग गोल, ताकि वो अपने लर्निंग गोल्स को अचीव कर पाए। लर्निंग गोल्स क्या होंगे, लर्निंग गोल्स तो स्टूडेंट के यही होंगे ना कि उनको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो समझ आने के लिए, लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए वो ग्रुप्स में काम करते हैं, एंड ऑल्सो इंडिविजुअल अकाउंटेबल फॉर देयर लर्निंग। अब ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वो ऐसे कह देंगे कि मुझे ये कंसेप्ट समझ नहीं आया तो उस बच्चे की वजह से समझ नहीं आया या उस बच्चे की वजह से समझ नहीं आया। वो इंडिविजुअल अकाउंटेबल होंगे अपनी लर्निंग के लिए, मतलब सिंगल सिंगल स्टूडेंट अपनी लर्निंग के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन वो सब मिलके काम करते हैं, ये है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी किसका एलिमेंट है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट है। इट इज सो सिंपल। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से टाइप्स ऑफ असेसमेंट के ऊपर आ गया है। Which of the following assessment procedure test skills and abilities as they would be applied in real situations? ये भी दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट से दिसंबर 2024 में भी क्वेश्चन बना है, जून 2025 में भी बना है और अभी दिसंबर 2025 में भी बना है। तो इससे जून 2026 में भी बनने के पूरे चांसेस हैं, इसे आप अच्छे से कर लेना। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट और पीयर असेसमेंट तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन इस बार ये नया ऑथेंटिक असेसमेंट एंड इस इप्सेटिव असेसमेंट पूछा गया था। तो इस आइए इसका मतलब देखते हैं हम क्या होता है। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट तो क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस।
इन बिटवीन द लर्निंग प्रोसेस लाइक टेस्ट एग्जाम्स वगैरह, वो बीच में यूनिट एग्जाम्स वगैरह होते हैं बच्चों के। तो लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा असेसमेंट प्रोसीजर रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई होता है। फॉर्मेटिव में तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए फॉर्मेटिव को छोड़ दो। नेक्स्ट इज पीयर असेसमेंट, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। पीयर असेसमेंट का मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के काम को असेस करते हैं, रिव्यू करते हैं कि कैसा हमारे क्लासमेट्स ने, कलीग्स ने काम किया है। तो फिर रियल लाइफ सिचुएशन में पीयर असेसमेंट वाली भी कोई बात नहीं है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट इज स्पेटिव असेसमेंट, सॉरी इप्सेटिव असेसमेंट। इसके अंदर क्या होता है, लर्नर्स की करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करा जाता है उनकी खुद की ही प्रीवियस परफॉर्मेंस से। पीयर में तो स्टूडेंट्स और कलीग्स आपस में एक दूसरे की परफॉर्मेंस को देखते हैं, लेकिन जो इप्सेटिव असेसमेंट होता है उसके अंदर एक लर्नर की करंट परफॉर्मेंस को उसकी ही प्रीवियस परफॉर्मेंस से जज करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, यहाँ पे रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बोला है। ऑथेंटिक असेसमेंट क्या होता है, लर्नर्स आर असेस्ड थ्रू रियल लाइफ प्रैक्टिकल टास्क, कि उनको रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल टास्क दिए जाते हैं उनसे वो कैसा परफॉर्म करते हैं उनपे। तो दैट इज करेक्ट आंसर, ऑथेंटिक असेसमेंट। आपको जो कीवर्ड्स है ना इनको ध्यान में रखना है, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, peer assessment students review each other's work, summative assessment is done at the end, और authentic assessment real life practical task, ipsative में current performance को previous performance। जब आप इनको keywords को ध्यान में रख के करेंगे तो आप you can solve easily questions, तो आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए आपको कीवर्ड्स को अच्छे से ध्यान में रखना है और साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलिए। जैसे कंसेप्ट के नोट्स बनाते हैं ना आप लोग, आई होप नोट्स आप सभी को बनाने आते होंगे। तो जैसे आप लोग नोट्स बनाते हैं, आपने नोट्स बना लिए, पीवाईक्यूज को सोल्व कर रहे हैं, तो पीवाईक्यूज में कोई भी नया कंसेप्ट आए तो आप लोग साथ साथ नोट्स में ऐड करते चलिए, और एंड मोमेंट पे आपको एग्जाम टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नोट्स को फटाफट से रिवाइज करके आप लोग सारे कंसेप्ट को इजीली माइंड में रिकॉल हो जाएंगे आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के कौन से एलिमेंट्स हैं, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, प्रमोटिव इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स, ग्रुप प्रोसेसिंग। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। जो सारे ये पॉइंट्स हैं ये सभी कोऑपरेटिव लर्निंग के एलिमेंट्स है। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या बताया था मैंने, इट मीन्स स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स टू अचीव कॉमन लर्निंग गोल्स। लेकिन वो ग्रुप्स में तो मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली अकाउंटेबल होते हैं। इंडिविजुअली वो सिंगल सिंगल स्टूडेंट अपनी परफॉर्मेंस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है। तो इसके देखिए क्या एलिमेंट्स है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल अभी हमने देखा तो ये तो आएगा ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए तो आएगा ही, ऑप्शन नंबर ए इसमें है तो ये हो सकता है। इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो इस ऑप्शन को तो छोड़ दो। इसके अंदर भी ऑप्शन नंबर ए नहीं है तो इस ऑप्शन को भी छोड़ दो। सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही इलिमिनेट हो गया, बचे फर्स्ट और फोर्थ। अब इसमें से देखिए क्या होगा। देखो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ये ट्रिक्स होती हैं जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। देखिए फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में ए बी सी ये तो करेक्ट है, तो आप लोगों को बी और सी को तो देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ही होंगे, और डी भी होगा, डी भी है इसका आंसर। बस ई को चेक कर लो कि ई है या नहीं। ग्रुप प्रोसेसिंग होता है, ग्रुप प्रोसेसिंग तो होता ही है जब स्मॉल ग्रुप्स में मिलके काम करते हो, तो ई भी इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन हम देख लेते हैं बी सी और डी ऑप्शन को भी, ताकि आपको अच्छे से और ज्यादा समझ आ जाए। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं काम करने के लिए, लेकिन जवाबदेही उनकी ही होती है कि उन्होंने काम किया या नहीं। डिपेंड तो करते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल खुद ही होंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज प्रोमोटिव इंटरेक्शन, इंटरेक्शन तो होती है जब ग्रुप में काम करेंगे। नेक्स्ट इज सोशल स्किल्स, अब जब किसी ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सोशल स्किल्स, इंटरेक्शन की स्किल्स तो ऑब्वियसली उनके पास होंगी, उनकी डेवलप होंगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग के एडवांटेजेस पूछी गई। ये दिसंबर 2025 का क्वेश्चन है। It has positive effect on academic achievement of students. It helps students to coordinate activities. It has positive effect on self-esteem of students. It is helpful in improving interpersonal behavior and class environment. ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। बाय मिस्टेक आंसर दिख गया तो चलो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी एंड डी। सभी स्टेटमेंट्स जो हैं कोऑपरेटिव लर्निंग के एडवांटेजेस हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक अचीवमेंट होती है उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब कुछ बच्चे मिलकर काम करेंगे तो कोई किसी चीज का एक्सपर्ट होता है, कोई किसी चीज का, जब सब मिलके काम करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं। तो फिर इसलिए कोऑपरेटिव लर्निंग की एडवांटेज है। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन से करते हैं, जब सब मिलके करते हैं तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन से तो करेंगे ही। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इट हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स, यस ऑफ कोर्स। जब कुछ लोग मिलके काम करेंगे तो कुछ अच्छा ही निकल के आएगा, तो पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा स्टूडेंट्स पे। इट इज हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड क्लास इन्वायरमेंट। इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है। जो इंट्रापर्सनल होता है वो तो हम खुद से ही जब कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो इंटरपर्सनल होता है एक पर्सन दूसरे से कम्युनिकेट करता है। तो इंटरपर्सनल बिहेवियर इंप्रूव होगा, एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट के लिए बिहेवियर इंप्रूव होगा, ऑब्वियसली वो मिलके काम करेंगे तो इंप्रूव तो होगा ही। तो all four statements are correct and these are advantages of cooperative learning. आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स यूज निमोनिक स्ट्रेटेजीज फॉर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन। जो निमोनिक स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं टीचर वो क्यों यूज करते हैं, किस लिए? साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज, memorizing and assimilating information. This is also December 2025 recent question. आई होप आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा। दिस इज ऑल्सो इजी वन। निमोनिक का मतलब क्या होता है? निमोनिक जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे हम कुछ भी लर्न करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमें वो लर्न नहीं होता तो हम एक निमोनिक बना लेते हैं ताकि हमें वो चीज अच्छे से याद रहे। तो निमोनिक स्ट्रेटेजीज आर मेमोरी एनहांसिंग टेक्निक्स, ताकि हमारी मेमोरी में कोई चीज स्टोर हो पाए, हमारी मेमोरी को एनहांस करने की स्ट्रेटेजीज होती है निमोनिक, which is used to help learners remember, recall and retain information, ताकि learners किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रख सके, रिकॉल कर सके और रिटेन कर सके। ये स्ट्रेटेजीज इस चीज में हेल्पफुल होती हैं। तो फर्स्ट है साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक, अरे इंक्वायरी क्या करनी निमोनिक स्ट्रेटेजीज में, तो दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को क्यों टेस्ट करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता है, लर्निंग को एनहांस करते हैं निमोनिक स्ट्रेटेजीज। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है? मेमोराइजिंग एंड एसिमिलेटिंग इंफॉर्मेशन। मेमोराइज करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह कोई भी कंसेप्ट होता है उसको मेमोराइज करने में हेल्पफुल होती है निमोनिक स्ट्रेटेजीज। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट, जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे लर्नर का मेन रोल होता है, उनके अंदर स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन लर्निंग, आर पैसिव लर्नर्स, आर कंसिडर्ड एज हैविंग सिमिलर एबिलिटीज, मेक डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ दे विल लर्न। हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और पूछा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में करेक्टली बता रही हैं, तो हमें ये बताना है। हमें नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं 4 कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं लर्नर सेंटर्ड के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर है। जो करेक्ट आंसर है, तो इसे करेक्ट आंसर से पहले समझिए लर्नर सेंटर्ड और टीचिंग सेंटर्ड मेथड्स क्या होते हैं। जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, इसके अंदर क्या होता है, दिस इज अ मेथड इन विच स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट। स्टूडेंट्स का ही मेन रोल होता है लर्नर सेंटर्ड में, लर्नर्स का मेन रोल होता है। जो लर्नर्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, अपनी लर्निंग के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। जो बड़ी क्लासेस होती हैं जैसे मास्टर्स और पीएचडी वगैरह, वो लर्नर सेंटर्ड ही होते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी लर्निंग के लिए और लर्नर्स होते हैं वो अपनी लर्निंग के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है वो छोटे बच्चों के केसेस में अप्लाई होती है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज द मेथड इन विच टीचर इज द मेन अथॉरिटी, टीचर की ही मेन पावर होती है एंड सोर्स ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट्स मोस्टली लिसन। छोटी क्लासेस में स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं टीचर्स के लेक्चर्स को और वो अपनी लर्निंग के लिए टीचर पे ही डिपेंड होते हैं, जो टीचर कराते हैं वही वो करते हैं। लेकिन जो बड़ी क्लासेस में होते हैं स्टूडेंट्स खुद ही अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए क्या होगा इसका, ऑप्शंस देखते हैं हम वन बाय वन। लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट के बारे में, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन लर्निंग, यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन लर्निंग इन लर्नर सेंटर टीचिंग एनवायरनमेंट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ए तो सभी में है, तो आगे और ऑप्शंस को भी देखते हैं। स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, अरे नहीं, स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स नहीं होते। स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर तो टीचिंग सेंटर्ड में होते हैं, लर्नर सेंटर्ड में तो स्टूडेंट्स आर एक्टिव लिसनर्स। तो बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। बी जिस जिसमें है उसको इलिमिनेट कर दो। बी सेकंड में ही है तो सेकंड को छोड़ दो। करेक्ट आंसर जो होगा 1, 3 या 4th में से होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, स्टूडेंट्स आर कंसिडर्ड एज हैविंग सिमिलर एबिलिटीज, यस सिमिलर एबिलिटीज होंगी स्टूडेंट्स की। नहीं, जो सिमिलर एबिलिटीज है ना वो तो छोटे बच्चों के केसेस में कह सकते हैं हम कि सभी बच्चों को जब टीचर एक जैसा करा रही है तो सभी के पास मतलब सभी के पास नॉलेज तो एक जैसी जा रही है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपनी मनमर्जी से सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, जैसे किसी को इंटीरियर डिजाइनिंग, किसी को फैशन डिजाइनिंग, या किसी को लेक्चरर, या किसी को कुछ और, मतलब सभी की अलग अलग होती है एबिलिटीज। तो सी आंसर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है मेक डिसीजन अबाउट व्हाट एंड हाउ दे विल लर्न, वो अपने डिसीजन खुद से ही लेते हैं कि उनको क्या कैसे लर्न करना है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड डी। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे से समझ पाए, उनकी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो पाए। और मैं मंडे से कल से स्टार्ट करने वाली हूँ कॉमर्स की सीरीज, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और देखिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।